मित्रों, आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। नई साल में यानी कि 2025 में हम पहली बार सामूहिक रूप से मिल रहे हैं। 26 में, हाँ, 2026 में हम पहली बार मिल रहे हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत नई साल की भी शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी की संगठन की प्रक्रिया मंडल से लेकर के जिला से प्रदेश, प्रदेश के बाद राष्ट्रीय स्तर पर अभी हाल ही में संपन्न हुई है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जहां भारतीय जनता पार्टी को 1980 में बनने के पश्चात 45 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है आयु के हिसाब से, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी 45 साल की आयु के नितिन नवीन जी ने अपना कार्यभार संभाला। मैं हिमाचल प्रदेश की ओर से भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उनका ये कार्यकाल यशस्वी हो, सफल हो और पार्टी आने वाले समय में और मजबूती के साथ अलग अलग राज्यों में सरकार बनाए और केंद्र की सरकार को और बल मिले, ऐसी मैं कामना करता हूं। जहां मैं नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को बधाई दे रहा हूं, वहां में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। उनको भी बधाई देता हूं इस बात के लिए कि लंबा कार्यकाल, लगभग 6 वर्ष से ज्यादा का एक अध्यक्ष के रूप में उन्होंने सफलतापूर्वक पूर्ण किया और पार्टी को मजबूती दिलाने के साथ साथ में पार्टी का आधार बढ़ा, पार्टी का विस्तार हुआ और आज पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए समर्थक सरकारों की संख्या 20 हो गई है। 20 राज्यों में भाजपा और एनडीए की सरकारें चल रही हैं। स्वाभाविक रूप से हिमाचल छोटा सा प्रदेश, छोटे से प्रदेश से बड़ी जिम्मेवारी जिस प्रकार से उनके ऊपर रही, उस जिम्मेवारी को उन्होंने बहुत सफलतापूर्वक निभाया है। उसके लिए मैं आदरणीय नड्डा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज ये संयोग है कि जहां भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए, 500 से ज्यादा वर्षों का ये संघर्ष पूर्ण होने के पश्चात एक मुकाम पर पहुंचा। वहां आज के दिन भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य पूर्ण होने के पश्चात प्राण प्रतिष्ठा के भी आज 2 वर्ष हुए हैं। और भगवान रामचंद्र जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए बधाई देता हूं।
जो काम कठिन था, जटिल था, मुश्किल था, उस काम को करने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उस दृष्टि से रही है। मित्रों, हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 वर्ष से ज्यादा समय से कांग्रेस पार्टी की सरकार सुखू जी के नेतृत्व में चल रही है। और 3 साल का कार्यकाल किस रूप में जाना जाए, ये बहुत बड़ा प्रश्न पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों के जहन में है। चारों तरफ बर्बादी, चारों तरफ विकास को पूर्ण विराम, और हिमाचल प्रदेश की सरकार के फैसले लेने का तौर तरीका, जिस प्रकार से ये प्रदेश की जनता देख रही है, स्वाभाविक रूप से उसमें पूरे प्रदेश के लोगों में भी निराशा का एक वातावरण है। और प्रदेश के लोगों के साथ साथ में कांग्रेस पार्टी के अंदर भी बहुत बड़ा निराशा का एक माहौल है। शायद हिमाचल प्रदेश ने इस प्रकार से आज से पहले भी किसी सरकार का नेतृत्व इस प्रकार का नहीं देखा होगा। जहां चारों तरफ अफरा तफरी का एक माहौल है। मैं देख रहा था हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का 3 साल का कार्यकाल का एक जश्न मनाया गया। एक तरफ से हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लगाया गया हुआ है, और डिजास्टर एक्ट के एब्स में पंचायती राज संस्थाओं के और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव टालने का रास्ता ढूंढा गया। जहां डिजास्टर एक्ट के अंतर्गत फोकस ये होना चाहिए था प्रदेश सरकार का कि जो डैमेजेस हुए हैं, जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करना, वहां 3 साल का कार्यकाल जब पूरा हुआ तो जश्न मनाना नहीं छोड़ा। और जश्न का कार्यक्रम भी मंडी में रखा, जहां सबसे ज्यादा त्रासदी हुई थी, जब सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। पूरे हिमाचल प्रदेश में 400 से ज्यादा लोगों की जिंदगी चले गई, लेकिन उसके बावजूद जश्न तो होगा ही। एक तरफ से प्रदेश सरकार रोना रो रही है कि पैसा नहीं है, लेकिन जश्न पर 10 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्चने के लिए उनके पास पैसा है। और पैसा कौन सा खर्च करने की बात कही गई उसमें? पैसा वही पैसा जो पैसा डिजास्टर का है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होती है, उस बैठक में फैसला लिया जाता है कि 3 साल के कार्यकाल का जश्न होगा, बसें लगाई जाएंगी, कलाकार बुलाए जाएंगे, लाभार्थी बुलाए जाएंगे, और उस आयोजन पर पैसा जो है वो डिजास्टर के हेड से खर्च किया जाएगा। ये फैसला लिया गया। 10 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा उस जश्न में खर्चा किया गया। जो पैसा उन प्रभावित परिवारों को मिलना था, जिनके परिवार के सदस्य गए हैं, वो पैसा उनको मिलना था जिन परिवारों के घर गए, जिनका नुकसान हुआ है। लेकिन जश्न लाजमी है। और उस जश्न में मैं देख रहा था कि एचआरटीसी ने सुना है कि अभी अपना बस के किराया के लिए बिल भेजा है।
और बिल कितना भेजा है? 2 करोड़ रुपए का बिल डिप्टी कमिश्नर मंडी को भेजा गया है कि ये पैसा तुरंत जो है एचआरटीसी को आप दें, क्योंकि एचआरटीसी ने लोगों को लाने के लिए जो बसें लगाई थी उस पर यह खर्च हुआ है। जबकि बीओडी में पहले एक डिसीजन हुआ था कि हिमाचल प्रदेश में अगर बल्क ट्रांसपोर्टेशन कहीं होगा, कोई आयोजन का होगा, चाहे सरकार करे चाहे वो कोई निजी पार्टी करे, 50% ऑफ द टोटल जो किराया होगा वो आपको एडवांस में देना होगा। तो प्रश्न पैदा होता है कि क्या 50% पैसा उसमें पहले दे दिया गया है, ये 2 करोड़ रुपए उसको मिला करके है या उससे अलग हट करके है। और इससे अलावा मैं और चीजों का मैं जिक्र करूं। फिर जो जश्न में हुआ, उप मुख्यमंत्री वहां पर भाषण देते हैं कि सुक्खू जी ऐसे नहीं चलेगा। कुछ अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मिलते हैं, उनको रात के अंधेरे में निपटाएंगे, दोनों हाथों में डंडा लेकर के ठीक करने की बात कही। एक तरह की भड़ास जो उप मुख्यमंत्री की थी, उसके पीछे राज क्या है, बात क्या है? मालूम पड़ा है कि एक इंक्वायरी के आदेश हुए हैं और एक विजिलेंस इंक्वायरी के आदेश जो है वो मुख्यमंत्री के, क्योंकि विजिलेंस मुख्यमंत्री के अधीन है, क्योंकि होम डिपार्टमेंट उनके पास है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के खिलाफ विजिलेंस की इंक्वायरी के आदेश किए गए हैं और डीजीपी ने उसमें एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करने की प्रोसेस शुरू कर दी थी। और फिर वो जाकर के वो नेता दिल्ली जाकर के पार्टी हाईकमान को मिलकर के आता है और पार्टी हाईकमान को कहा कि ऐसे नहीं चलेगा। अल्टीमेटम दिया कि अगर इस जांच को नहीं रोका गया तो मैं 1 हफ्ते के अंदर अपना त्यागपत्र पद से दे दूंगा। वो कौन मंत्री हैं, कौन वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के? क्या वही तो नहीं है जिन्होंने मंडी के उस जश्न की सभा में कहा था कि ऐसे नहीं चलेगा? आनन फानन में उस जांच को अब दबा दिया गया है। अगर सही मायने में मुख्यमंत्री जी जांच के कोई शिकायत मिली है, जांच के आदेश करना चाहते हैं, वो सार्वजनिक होना चाहिए। प्रदेश की जनता को यह जानना है। शिकायत किसने की है, शिकायत में क्या लिखा गया है, शिकायत में मजमून क्या है, उन सारी चीजों को लेकर के प्रदेश की जनता जानना चाहती है। और उस जांच का क्या हुआ जो जांच रोक दी गई है? क्या वो जांच लाजमी है? इन सारी बातों को लेकर के प्रदेश की जनता जानना चाहती है। और सही मायने में मुझे लगता है कि ये निपटाने का काम शुरू हो गया है। और ये निपटाने का काम रात के अंधेरे में नहीं, दिन में भी हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी के अंदर ही ये निपटाने का काम चला हुआ है।
आप सरकार के तालमेल की अगर बात कहें तो हिमाचल प्रदेश में इस तरह का दौर कभी कभी देखा नहीं गया शायद। एक मंत्री बयान देते हैं अधिकारियों के बारे में, और अधिकारियों के बारे में बयान देने के बाद दूसरा मंत्री कहता कि अधिकारियों से काम लेना आना चाहिए। ये बहुत सारे प्रश्न खड़े कर रहे हैं अपने कामकाज के तौर तरीके से। और मैं इस बात को लेकर के पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं, एक बार नहीं अनेकों बार स्पष्ट कर चुका है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में कुछ अधिकारी, सबका मैं जिक्र नहीं करता हूं, अंदर बाहर का भी मैं जिक्र नहीं करता हूं, अधिकारी एक व्यवस्था के अनुरूप है, चाहे वो प्रदेश का हो चाहे प्रदेश के बाहर का हो, लेकिन जिस राज्य में है उस राज्य में राज्य के हित में उनको काम करना है, जनता के हित में काम करना है, सरकार के हिसाब से काम करना है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार के पास अनेक जरिए होते हैं। कोई अधिकारी अगर गलत काम करता है उसके खिलाफ कार्रवाई नियम के अनुसार हो सकती है। ये सार्वजनिक रूप से अधिकारियों के बारे में टिप्पणी करने की बात की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह भी प्रश्न है। लेकिन मैं इस बात को बार बार कह रहा था कि हिमाचल प्रदेश में कुछ अधिकारी जो हमने अपनी सरकार के दौरान फासले पर रखे थे, वो अधिकारी आज मुख्यमंत्री को उंगलियों पर नचा रहे हैं। वजह कि उनके पास ऐसा लगता है कि बहुत बड़े गहरे राज हैं, जिस कारण से गंभीर आरोप लगाने के बावजूद भी उन अधिकारियों से वो पीछा नहीं छुड़ाने की स्थिति में है। और जहां हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं कि पिछले 3 साल के कार्यकाल में अगर काम की बात आती है, विकास की बात आती है, उस पर तो वर्तमान सरकार शून्य है। 3 साल पिछली सरकार को कोसते कोसते निकाल दिए। पिछले कल भी मैं देख रहा था मनाली में एक भाषण में मुख्यमंत्री कह रहे थे कि 1000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बना करके हिमाचल प्रदेश में बना के रखी। बिल्डिंग किसी विभाग के अंतर्गत किसी प्रोजेक्ट के लिए किसी विकास के कार्य को लेकर के जो है वो बनाई जाती हैं, और कौन सी बिल्डिंग का वो जिक्र कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनको मैं देख रहा हूं कि बहुत बड़े तनाव में, वो बहुत परेशानी में। अपने विधायकों में से उनको यह भी मालूम नहीं है कि ये चेयरमैन है कि मंत्री है। संबोधन में किसी एक चेयरमैन का जिक्र कर रहे थे कि ये मंत्री है, मंत्री के नाते उनका इंट्रोडक्शन किया गया। चेयरमैन और मंत्री में बहुत अंतर होता है। मंत्री कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, यानी कि उनको इस बात का भी आभास नहीं हो रहा कि मैं क्या बोल रहा हूं। और दिलचस्प किस्से तो हम रोजाना आप लोग देख ही रहे हैं। फैसले लेने के तौर तरीके जिस पर जग हंसाई होती है। कानून व्यवस्था की स्थिति हिमाचल प्रदेश में आपके जहन में है, आपके ध्यान में है कि ऊना में गोलीकांड होता है, एक नौजवान को वही मार दिया जाता है, और बाकी कुछ नौजवान तलवारों से काट दिए जाते हैं। वो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं।
एक डॉक्टर मरीज को पीटता है और मरीज डॉक्टर को पीटता है, और कार्रवाई डॉक्टर के खिलाफ होती है। पहले सस्पेंशन होती है, उसके बाद टर्मिनेशन कर दी जाती है, और बाद में दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर के उनका समझौता होता है। और हमने उस मामले में पहले भी बड़ा स्पष्ट कहा था कि ये सारे मामले को लेकर के ये मोमेंटरी रिएक्शन है, दोनों को डांटना चाहिए, बुला करके उनको समझाना चाहिए, बात खत्म करनी चाहिए। लेकिन सस्पेंशन ने टर्मिनेशन के ऑर्डर कर दिए और बाद में हट करके समझौता हो गया। इनके कोई फैसला जो भी लेते हैं बिना सोचे समझे फैसले लेने की एक आदत बन गई है। और इसलिए अगर हम पूरे हिमाचल प्रदेश में कहें गवर्नेंस के इश्यू को लेकर के, ऐसा तमाशा कभी पूरे हिमाचल ने आज से पहले देखा नहीं। और बार बार केंद्र सरकार, दो ही चीजें होती हैं, यहां हमको गाली देते हैं और केंद्र में मोदी जी की सरकार को। अभी वित्त मंत्री को मिलकर के आए, अभी केंद्र में बाकी मंत्री को मिलकर के, स्वाभाविक प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के काम के लिए मुख्यमंत्री मिलते हैं। लेकिन मिलने के बाद बाहर आकर के आप उन्हीं मंत्रियों के खिलाफ टिप्पणियां गंभीर करते हैं, यानी कि उन्हीं को आप कोसते हैं। हमें देख रहा था, अब हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार की ओर से जो है 2,247 करोड़ रुपए जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मिला है, PMGSY का, और जिसमें 294 सड़कें फेज 4 का ही है PMGSY का। लेकिन उसके बावजूद वे केंद्र सरकार का धन्यवाद नहीं करेंगे इस सारी चीज के लिए। केंद्र की ओर से हिमाचल प्रदेश को लगातार जो है वो डिजास्टर के अंतर्गत जो डैमेजेस हुए हैं उसके लिए मदद मिल रही है, पहले भी मदद मिली है, लेकिन उसका भी धन्यवाद करने के लिए उनके पास शब्द नहीं है। और हिमाचल प्रदेश में हमको इस बात को लेकर के हैरानी होती है कि विशेष तौर से जो 2-3 चीजें हमको लगती है। एक तो यह है कि हिमाचल प्रदेश में जब ये राज्यसभा का चुनाव आता है, कांग्रेस पार्टी में तनाव और ज्यादा बढ़ जाता है, लड़ाई और ज्यादा बढ़ रही है। और मैं इसलिए पहले ही बता रहा हूं, मेहरबानी करके आपको कुछ हो गया, फिर से कुछ हो गया तो हमें मत दोष देना। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं, डिजास्टर एक्ट के तहत हिमाचल प्रदेश में पंचायत के चुनाव टाल दिए गए। कोर्ट ने आदेश कर दिया कि भी चुनाव कराने होंगे, अब 30 अप्रैल से पहले आपको चुनाव कराने होंगे। और उस पर मुख्यमंत्री की टिप्पणी हाई कोर्ट के जजमेंट पर आती है कि आर्बिट्रेरी डिसीजन लिया गया है। सरकार में बहुत सारे फैसले हमने भी देखा अपनी सरकार में, कुछ अनुकूल होते हैं, कुछ अनुकूल नहीं होते हैं कोर्ट के जो फैसले आते हैं। लेकिन हमको ये मान के चलना चाहिए, कोर्ट का फैसला अगर आया है उस पर विवेचन जरूर करना चाहिए, विचार करना चाहिए, लेकिन टिप्पणी करने से परहेज करना चाहिए। अगर कोर्ट के फैसले को आपने आर्बिट्रेरी कहा है तो इसका अभिप्राय क्या है कि कोर्ट के खिलाफ आपने टिप्पणी की है, और मैं उम्मीद करता हूं इस पर जो है कोर्ट संज्ञान लेगा। और इसके अलावा मैं आने वाले समय के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, खासतौर से अगर हम चीजों का जिक्र करें तो बहुत लंबे विषय जाएंगे। प्रमुख रूप से
पूरे हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में कांग्रेस सरकार की लोकप्रियता रसातल में चले गई है। आज अगर चुनाव हो जाएं तो कांग्रेस पार्टी की बहुत बुरी तरह से हार होगी। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूं, एक और विषय जिस पर जो कांग्रेस के लोग आजकल धरने कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, मनरेगा, इस पर मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, सिर्फ नाम बदला गया है किसी योजना का। और नाम पहली बार नहीं बदला गया, इसका नाम कई बार जो है वो आधा दर्जन से ज्यादा जो है नाम इस योजना का, इस तरह की इस योजना का बदला गया है। पहले भी जवाहर रोजगार योजना भी था, फिर उसका नाम नरेगा भी था, 2009 में इसका नाम मनरेगा रखा, और अभी जो नाम परिवर्तन किया है वीबी जीराम जी, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को महात्मा गांधी जी के नाम हटने की बड़ी आपत्ति नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा आपत्ति है कि राम जी का नाम बीच में आ गया। परेशानी उनकी ज्यादा उससे होती है, जबकि योजना में 100 दिन से 125 दिन एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस उसमें बढ़ा करके 6% से 9% किए गए। और उसके अतिरिक्त पहले ये रोजगार से जुड़ा हुआ विषय इस योजना का था, अब इसके साथ साथ में कि असेट्स बनाए जाएंगे, यानी कि विकास किया जाएगा, स्कूल के भवन बनेंगे तो बीवी जी राम जी का उसमें योगदान होगा। इसलिए उस सारी चीज का विरोध करने का कोई औचित्य नहीं बनता। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप इस बात को स्पष्ट करें कि हमने तो नाम बदला है, आपने तो योजनाएं बंद की है। हमारी हिमकेयर की योजना लगभग बंद है, गृहिणी सुविधा योजना पूर्ण रूप से बंद है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूर्व सरकार ने चलाई थी। सहारा योजना लगभग बंद है, पूर्ण रूप से ही बंद है। जनमंच पूर्ण रूप से बंद है, बदल दिया गया। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना पूर्ण रूप से बंद है। शगुन योजना पूर्ण रूप से बंद है। सहारा योजना पूर्ण रूप से बंद है। इस तरह के कितनी सारी योजना आपने, और यहां तो सिर्फ नाम का परिवर्तन किया है। जो योजना आपने हिमाचल प्रदेश में बंद है, उसके बाद आपको नैतिक अधिकार रहता है किसी योजना का अगर केंद्र सरकार ने नाम बदला हो, कुछ कहने का अधिकार बचता है क्या? और दूसरी बात मैं यही कहूंगा कि जिस बात को लेकर के बहुत ज्यादा शोर डाला गया बिहार के चुनाव में, नारा लगाया गया वोट चोर गद्दी छोड़, एसआईआर के मुद्दे पर मुझे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। उसमें क्या गुनाह किया? एसआईआर लगभग 1 दर्जन से भी ज्यादा समय बार इलेक्शन कमीशन ने किया है आज से पहले। अगर अब की बार कर रही है तो उसमें क्या गुनाह है? और एसआईआर में जो प्रोविजन है उसमें बड़ा सीधा सा है कि जो देश का नागरिक है उसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। इसमें क्या गलत है? और जो देश का नागरिक नहीं है उसको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, इसमें क्या गलत है? वोट एक जगह होना चाहिए, बहुत जगह नहीं होना चाहिए, इसमें क्या गलत है? और वोट चोर के बारे में मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि वोट चोर तो तब हुए थे
जब देश के पहले प्रधानमंत्री बनाने के लिए फॉर्मूला बनाया गया था, जिसमें 2 वोट नेहरू जी के पड़े थे, पक्ष में पड़े थे, 28 वोट जो है उनके खिलाफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को पड़े थे, लेकिन नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। वोट चोर तो वो है। वोट चोर तो उसको हम कह सकते हैं कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी चुनाव लड़े थे, उनको हराने के लिए नेहरू जी बतौर प्रधानमंत्री गए थे और बाद में 74,000 से ज्यादा वोट उनके रिजेक्ट किए गए थे, इनवैलिड किए गए थे। वोट चोर उसको कहते हैं। तो प्रश्न अगर यहां तक आता है तो बात तो यहां तक पूछी जा सकती है कि सोनिया गांधी देश की नागरिक बाद में बनी, लेकिन इस देश में वोट देने वाली पहली बनी। इसमें अगर सुधार किया है तो मैं समझता हूं कि कुछ भी गलत नहीं है। और मैं आज की इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से यही कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल बहुत अत्यंत जो है वो निराशाजनक रहा है और प्रदेश इस सरकार को एक तरह से झेल रहा है। इसकी पीड़ा सब प्रदेशवासियों को है और मैं देख रहा हूं कि प्रदेशवासियों के साथ साथ में ये पीड़ा अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी है, कांग्रेस पार्टी के कैडर को भी है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू। प्रदेश में बाढ़ और लैंडस्लाइड के चलते जो है पेयजल और सड़कें जो है प्रभावित हुई हैं। विपक्ष के बार बार दबाव के कारण भी सरकार का सुस्त रवैया, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूं कि बहुत दुर्भाग्य है, हिमाचल प्रदेश में आपदा का ये दौर एक तरह के वर्तमान सरकार के कार्यकाल के साथ ही शुरू हुआ है। अब तो ये डिफाइन करना मुश्किल है कि प्राकृतिक आपदा का जिक्र करें कि जो वर्तमान सरकार के रूप में आपदा है उसका जिक्र करें। जो आपदा के कारण प्रभावित इलाके हैं वहां सड़कें जस की तस पड़ी है, बसें नहीं चल रही है, गाड़ियां वहां पर छोटी गाड़ियां कुछ जगह चल रही हैं, कुछ जगह अभी तक नहीं रोड रिस्टोर हो पाए। वाटर सप्लाई स्कीम बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है और खासतौर से बारिश ना होने के कारण, बर्फ ना पड़ने के कारण ये भी अपने आप में एक आपदा हो गई है और वाटर सप्लाई स्कीम जो है वो बहुत ज्यादा सूखने के कगार पर हो गई है। मैंने अभी हाल ही में बातचीत की है और बहुत सारे इलाकों में पिछले 7 महीने से अभी तक सड़कें रिस्टोर ठीक प्रकार से न होने के कारण अभी तक बसें नहीं जा पा रही हैं, जिसमें मेरा विधानसभा क्षेत्र भी ऐसे दौर में से गुजर रहा है। सर, आपने राज्यसभा के इलेक्शन की बात करी है, तो भाजपा किस तरह से राज्यसभा की सीट जो है इस बार लेगी? क्या कैंडिडेट रहेगा और किस प्रकार? देखिए, इस बात को लेकर के हमारी पार्टी विचार करेगी। पार्टी का जो फैसला होगा विचार करने के पश्चात, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव हमको लड़ना है नहीं लड़ना है, इस पर पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। जो नेतृत्व का फैसला होगा उसके अनुरूप जो है योजना बनेगी। सर, धर्मशाला से महत्वपूर्ण कार्यालय भी यहाँ से अन्य जिलों में ले जाए जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं यही बात कह रहा हूं कि इसे कहते हैं कि अपरिपक्व फैसले। किसी क्षेत्र में कोई संस्थान खोला जाता है, उस क्षेत्र के भले के लिए खोला जाता है, उस क्षेत्र के विकास के लिए खोला जाता है, और यहां एक जगह से दूसरी जगह के लिए संस्थान या तो बंद किए गए या तो संस्थान बदलने का, और इसके माध्यम से उसको भी वो कह रहे हैं कि विकास कार्य चल रहे हैं, क्योंकि हमने संस्थान यहां से उठा करके वहां उसको भी विकास कार्य की श्रेणी में वो लेते हैं। तो बड़ा दुर्भाग्य है ये। और सबसे बड़ी बात तो है कि धर्मशाला आज भी इंतजार कर रहा है कि 30 करोड़ रुपए का जो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन का जो मिलना था और उसके बाद यहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कैंपस का काम शुरू होना था, वो अभी तक भी नहीं दिया गया। इसका जवाब मुख्यमंत्री से अनेकों बार आप लोगों ने भी पूछा, प्रदेश के लोगों ने भी पूछा, धर्मशाला के लोगों ने भी पूछा, जवाब आज तक 3 साल के कार्यकाल बाद मिल नहीं रहा है। सर, बीजेपी के एक एमएलए के खिलाफ कल कोर्ट में चार्जशीट फाइल हुई है। रेप के गंभीर एलिगेशंस हैं, चाइल्ड अब्यूज के एलिगेशंस हैं। पार्टी इसमें क्या कर रही है सर? कोई एक्शन नहीं लिया गया? देखिए, सारी चीज को लेकर के पार्टी के संज्ञान में सारी चीजें हैं और कानून के मुताबिक
जो भी होगा कानून के मुताबिक होगा। सर, हिमकेयर को लेके वर्तमान सरकार लगातार आरोप लगा रही है कि जब हिमकेयर योजना हिमाचल प्रदेश में चली हुई तो निजी अस्पतालों को लाभ देने के लिए जो है उसको बंद किया गया, क्योंकि नहीं करोड़ों का घोटाला उस पर किया गया था, इसके आरोप लगा रहे हैं। आप जांच करिए 3 साल से क्या कर रहे हैं, अगर गलत किसी ने किया है तो जांच करिए, हमने कब रोका है। लेकिन हिमकेयर हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इसलिए की गई थी कि इलाज जल्दी मिल सके और किसी की जिंदगी को बचाने के लिए हम ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सके। और इनको लगता है कि अगर जिंदगी का कोई महत्व नहीं है, जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, तो जो करना करें। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट हॉस्पिटल में तो हिमकेयर बंद किया है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में भी हिमकेयर बंद ही है, क्योंकि पैसा सरकार नहीं दे पा रही। नव निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के बनने के बाद प्रदेश में किस तरह के संगठनात्मक बदलाव होंगे? देखिए, स्वाभाविक है, एक चीज को लेकर के है, नए अध्यक्ष हैं और कम आयु के हैं, 45 वर्ष के नौजवान हैं, नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है कि एक साधारण कार्यकर्ता को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, युवावस्था में बनाया जा सकता है, बड़ा दायित्व दिया जा सकता है। और कांग्रेस पार्टी में तो जो भी फैसला होता है, चाहे वो सरकार का फैसला, चाहे वो पार्टी के अध्यक्ष का फैसला, एक परिवार के 3 लोग बैठ करके तय करते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों लोग जो है वो मिल करके एक प्रक्रिया का हिस्सा बन करके उसमें अपनी सहभागिता देते हैं। अंतिम प्रश्न, प्रदेश के कुछ मंत्री और विधायक जो हैं एक बार फिर से बोल रहे हैं कि भाजपा के संपर्क में है, तो किस तरह से देखते हैं? संपर्क के बारे में तो ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, संपर्क में रहें तो अच्छा रहेगा। जॉब ट्रेनिंग की बात करें, जॉब ट्रेनिंग को लेकर क्या कहेंगे? जिस प्रकार से लगातार भर्ती की जा रही है आउटसोर्स के ऊपर। नहीं, जॉब ट्रेनिंग के बारे में तो मैं बड़ा हैरान हूं कि नई चीजें, मैं कह रहा हूं कि अपरिपक्व फैसले लेने की बात। पहले कहा कि जॉब ट्रेनिंग का मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्ट पोस्टिंग होती थी उसी का एक रूप है, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि जॉब ट्रेनिंग में भी 2 साल के बाद फिर से जो है वेरिफिकेशन होगा, नए सिरे से जो है उनकी नियुक्ति पर सारी प्रोसेस होगी। तो ये मैं समझता हूं कि प्रदेश के नौजवानों के साथ एक बहुत घटिया मजाक है, भद्दा मजाक है, जहां हिमाचल प्रदेश में इन्होंने गारंटी दी थी चुनाव से पहले कि हम हिमाचल प्रदेश में 5 लाख नौकरियां 5 साल में और 1 लाख नौकरी 1 साल में देंगे। वहां इस प्रकार के 58 साल वाली नौकरी, पक्की नौकरी, पेंशन वाली नौकरी, इन सारी बातों को लेकर के नौजवान आज पूछ रहा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू प्लीज, थैंक यू।